मौसम में बदलाव कुदरत का निजाम है। हालांकि ये हमारे स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। खास तौर पर सर्दी के मौसम में तापमान का अचानक गिरना और ठंडी हवाओं का चलना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जब मौसम बदलता है तो हमारा शरीर इस बदलाव को अपनाने में कुछ वक्त लेता है। इस दौरान हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। इसी वजह से हमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य सीजनल बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों को अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक सीपी सिंह ने अमृत विचार से खास बातचीत में बताया किस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बदलते मौसम में किन बातों का ध्यान रखें, डेंगू से किस तरह बचाव करें और यदि हो जाए तो किन किन सावधानियों को बरतें, मधुमेह के मरीज किस तरह खुद को स्वस्थ रखें, साथ ही युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ने की क्या वजह है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, जैसी आपकी सेहत से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी सुनिए और उन बातों पर अमल कर स्वस्थ रहिए। देश विदेश की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने के साथ ही आपकी सेहत से जुड़ी जानकारियां भी वक्त वक्त पर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हम हैं अमृत विचार और अमृत विचार रखता है आपकी सेहत का ख्याल। जैसे कि आप जानते हैं कि अमूमन दिसंबर में मौसम पूरी तरीके से तब्दील हो जाता है और जब ये मौसम तब्दील होता है तो इंसान के अंदर कई तरह की बीमारियां भी उसमें पैदा होने लगती हैं। आखिर इस मौसम में किस तरह से अपना बचाव करें, किस तरह के प्रिकॉशन लें, ख़ास तौर से युवाओं के लिए किस तरीके से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जो एक्सरसाइज क्लब में जो युवा करते हैं ख़ास तौर से और वो सप्लीमेंट लेते हैं, तमाम तरह की जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सीपी सिंह साहब है जो हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। सर, सबसे पहले अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसे कि मौसम बदल रहा है सर, मौसम के बदलने पर किस तरह के जो चेंजिंग है इंसान की ह्यूमन बॉडी जो होती है उस पर किस तरह का असर पड़ता है सर? देखिए, मौसम का कोई भी बदलाव है, चाहे वो गर्मी से सर्दी है या सर्दी से गर्मी है, कुछ ना कुछ हमारे सभी लोगों के लिए कठिनाइयाँ लेकर आता है। अब जैसे ये गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, होता ये है कि अमूमन आदमी को उसी तरह के माहौल में रहने की आदत होती है। वो जल्दी कपड़े नहीं पहनता, ऐसे ही घर से बाहर निकल जाता है और सर्द हवाओं से सामना होता है और वो कई बार बीमारी पैदा करता है। पहली बात ये है। कुछ खान-पान में भी बदलाव करने पड़ते हैं। अब जैसे सर्दी का सीज़न है, तो गर्म पेय पदार्थ या गर्म खाना ही ज़्यादा हितकारी होता है। अदरवाइज़ आप उसी रूटीन पे चलते रहेंगे तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा, कुछ बीमारियाँ भी एक्स्ट्रा इस सीज़न में आ जाती हैं। ख़ास तौर से इन्फ्लुएंज़ा वायरस का इन्फेक्शन है, जो सर्दी, ज़ुकाम, बुखार पैदा करता है, खांसी पैदा करता है। कुछ सांस वाले मरीज़ों की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे अस्थमा के या सीओपीडी के मरीज़ हैं। सर्द हवाओं से उनकी परेशानी बढ़ जाती है, सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है। कई बार उनको एडमिट भी होना पड़ जाता है। बच्चे हैं छोटे, उनमें निमोनिया का अटैक हो जाता है ज़्यादा सर्दी में और कई बार उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है, तो उनको भी सर्दी से बचा के रखना है। युवा हैं हमारे, जो अमूमन आजकल एक्सरसाइज का बहुत क्रेज़ है युवाओं में, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि विदाउट वार्म अप, जब तक वार्म अप नहीं करें तब तक एक्सरसाइज ना करें, वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ख़ास तौर से इस सीज़न में ये जो एक बड़ा बदलाव आता है शरीर में, वो ये आता है कि सर्दी की वजह से हमारा बॉडी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है, ताकि बॉडी हमारे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बना के रखे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए। उसके लिए क्या करती है, नसों में थोड़ा सिकुड़ाव आने लगता है, एनर्जी बचाने के लिए, हीट बचाने के लिए। उससे थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ख़ास तौर से उनमें बीपी बढ़ जाता है या उनकी दवाई की खुराक बढ़ जाती है, उनको ध्यान रखना है। अपना बीपी समय समय पर चेक कराते रहें और अगर दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो दवाई लें, या अगर दवाई ले रहे हैं तो उसकी डोज बढ़ा लें। अब बात आती है हमारे बुज़ुर्गों की। ये बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादा ही मुश्किल वाला सीज़न होता है। मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, उसके हार्ट की दिक्कत बढ़ सकती है। बीपी का मरीज़ है, बीपी की दिक्कत बढ़ सकती है। सांस का मरीज़ है, सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। इस सीज़न में आकर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जो मैंने आपको वजह बताई।
नसों में तनाव बढ़ने की वजह से स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ने लगते हैं, ब्रेन हेमरेज या फिर पैरालिसिस के, सांस की परेशानी बढ़ी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर एक आदमी में कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करता है चीज़ें। सर पिछले साल की अगर बात की जाए या पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो इस साल डेंगू के मरीज ज़्यादा सामने आए और क्रिटिकल कंडीशन भी हो गई कई पेशेंट की। तो सबसे पहले डेंगू का रीज़न क्या है, डेंगू होने का क्या रीज़न बताते हैं और उसके साथ ही क्रिटिकल कंडीशन कहाँ हो जाती है? देखिए, डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू वायरस कई टाइप्स होते हैं उसमें, जो अलग-अलग तरह की कंडीशन पैदा करते हैं। कुछ वायरस ज़्यादा सीरियस कंडीशन पैदा करते हैं, कुछ वायरस कम सीरियस कंडीशन पैदा करते हैं। वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, जिससे वो कभी खतरनाक हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है। जो डेंगू में सीरियस कंडीशन पैदा होती है, वो 2 वजह से होती है। यदि किसी का बीपी लो हो जाए, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, या किसी को ज़्यादा प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग होने लगे कहीं से, इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। इन दोनों में ही मरीज की जान जा सकती है। अदरवाइज डेंगू बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं है। सामान्यतः लोग ठीक हो जाते हैं, 90% से ज़्यादा लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जो परेशानियाँ पैदा होती हैं वो 10% से कम ही लोगों में पैदा होती हैं, और जो डेथ रेट है 1 से 2% है, बहुत ज़्यादा डेथ रेट नहीं है डेंगू में। हाँ, इस बार क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा था यकीनन। डेंगू के मरीजों का, जी। इसलिए हमें डेथ भी ज़्यादा दिखाई दी। जी, अच्छा। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो एक डेंगू के पेशेंट हैं, एक की प्लेटलेट्स मान लीजिए 1 लाख के आसपास है और वो उनके अंदर वीकनेस काफ़ी है, और एक वो जिनके 30,000 है या 20,000 है, लेकिन वो बिल्कुल देखने में तंदुरुस्त हैं। क्या इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है? क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये इम्यूनिटी पे, वायरल लोड पर, दोनों पर डिपेंड करता है। अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा करेगा। वायरल लोड कम है, प्लेटलेट भले ही थोड़ी उनकी कम है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। तो सर किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए इसमें, जिस तरीके से, और क्या ये भी फैक्टर मानते हैं जो झोला छाप डॉक्टरों को दिखा देते हैं, गली के डॉक्टरों को दिखाते हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन होती है तो फिर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, हर सेंटर रेफर किया जाता है, क्या मानते हैं सर ये भी रीज़न एक देखिए, पहले तो बचाव की अगर हम बात करें, बचाव में सबसे बड़ा जो वो पॉइंट है वो है मच्छर से बचने का। ये जो बीमारी है वो मच्छर से होने वाली बीमारी है, और जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, ख़ास तौर से शाम के समय। एडीज एजिप्टी जो मच्छर का नाम होता है वो अलग ही टाइप का मच्छर होता है, थोड़ा बड़े साइज़ का होता है। इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना टाइगर जैसी धारियाँ बनी रहती हैं। अमूमन इस तरह की बात सामने आती है कि वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता और यस, टांगों के नीचे नीचे, तो उसे भी कवर रख। सही बात है, मैं यही बता रहा हूँ। वो बड़े साइज़ का मच्छर होता है, इसलिए वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता है, अच्छा। और धारियाँ बनी रहती हैं, इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। रात में अमूमन नहीं काटता, दोपहर बाद से और रात होने से पहले काटता है। तो यही ध्यान रखना है, अगर हमें बाहर निकलना है और ख़ास तौर से शाम के समय अगर बाहर निकलना है, पूरे कपड़े पहन के निकलें, शूज़ पहन के निकलें, सॉक्स पहन के निकलें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा कर निकलें। ये हमें सावधानी रखनी है। बात रही जो आपने एक सवाल उठाया कि वही जो प्रिकॉशन। लोकल डॉक्टर्स की जी वजह जी। से दिक्कत आ रही है। दरअसल लोकल डॉक्टर्स के साथ समस्या ये कि वो जो बदलाव होते हैं बीमारियों में समय से पहचान नहीं पाते, और कई बार बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। वो सिर्फ प्लेटलेट का इलाज करते रहते हैं। यकीनन। इस बीमारी में प्लेटलेट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं बॉडी के अंदर। लिवर पे असर पड़ता है, पैंक्रियाज पे असर पड़ता है, गुर्दों पे असर पड़ता है, और ख़ास तौर से जो जानलेवा साबित होता है वो लंग्स पे जो असर पड़ता है। लंग्स पर। लंग्स में एक कंडीशन होती है एआरडीएस। कई मरीज एआरडीएस में चले जाते हैं और उनको बचाना मुश्किल होता है। उनकी सांस में दिक्कत होने लगती है, सांस रुकने लगती है। कई बार उनको वेंटिलेटर से ही बचाया जा सकता है, अदरवाइज़ उनकी जान नहीं बचती। और इस बार बहुत से जो मरीज़ हैं इस साल, उनकी जान एआरडीएस की वजह से ही गई है। डॉक्टर साहब अगर पिछले 2 सालों की बात करें या कोरोना काल से अब तक की बात करें तो काफ़ी सारे वीडियोस हमारे सामने इस तरह के आए कि एक नौजवान शख्स वेट लिफ्टिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या किसी डांसिंग पार्टी में है, अचानक से सडनली
गिर गए और उनकी डेथ हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने कहा कि जो कोरोना वैक्सीनेशन जिनको हुआ है वो हार्ड वर्क ना करें। क्या किस तरह से देखते हैं सर आप इसे? देखिए, ये अभी रिसर्च का विषय है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ इस विषय में पक्के तौर से नहीं कह सकते, एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कुछ सोच समझ कर ही बोला है। तो इस पे अभी रिसर्च जारी है। उसमें जो कल्प्रिट है वैक्सीन भी हो सकती है और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये जब जैसे-जैसे रिपोर्ट पार्ट सामने ऑफ आएँगी, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे-जैसे रिसर्च की रिपोर्ट सामने आएँगी, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़े हैं। ये जो कंडीशन आती है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से आती है कि आदमी डांस करते-करते गिर गया, काम करते-करते गिर गया, चलते-चलते गिर गया और एक्सपायर हो गया। खास तौर से युवा। यस, तो ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से होता है। इसमें हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है और किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। अमूमन ये सुनते हैं डॉक्टर साहब कि हार्ट अटैक हुआ, अचानक से हार्ट अटैक हो गया। तो क्या यह अचानक से हार्ट अटैक होता है या पहले इससे पहले कुछ इंडिकेशन होते हैं कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए? क्या कहना देखिए, चाहेंगे डॉक्टर? ज़्यादातर लोगों में इंडिकेशन आते हैं। वो इंडिकेशन आते हैं एंजाइना के रूप में। कई लोगों को हल्की फीलिंग आती है, कई लोगों को ज़्यादा फीलिंग आती है। एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन। एंजाइना पेन, यस, हाँ, चेस्ट में। एंजाइना पेन होता है किसी भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या तेज़ी से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, आपको अचानक से सीने में दर्द होने लगा, आप बैठ गए, वो रिलीफ हो गया, तो दैट इज़ एंजाइना। एंजाइना से अगला स्टेप होता है हार्ट अटैक का। वो एक वार्निंग सिम्पटम होता है एंजाइना कि भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, आप कुछ करें, इसका इलाज करें। आप समय से इलाज कर लेते हैं तो फिर अटैक नहीं आता। समय से इलाज है, जैसे किसी को एंजाइना है तो उसके कई तरह के टेस्ट होते हैं। उसका ईसीजी होता है, ईको की जांच होती है, टीएमटी की जांच होती है। अगर इनमें भी पकड़ में नहीं आता तो फिर एंजियोग्राफी की जांच होती है। और एंजियोग्राफी से 100% बीमारी पकड़ में आ जाती है और फिर आप सफल तरीके से उसका इलाज करा सकते हैं और आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। एक साइलेंट अटैक होता है सर, और कहा जाता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें अमूमन ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो इसमें किस तरह की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? और एक जो न्यू जनरेशन है उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा सामने आ रही है, तो खान पान लाइफ स्टाइल बदलने का रीज़न है, क्या मानते हैं? साइलेंट अटैक का जो आपने सवाल उठाया, बड़ा अच्छा सवाल है। ये खास तौर से मोर देन 90% केसेस में डायबिटीज़ में ही होता है। डायबिटीज़ में होता क्या है कि माइक्रो न्यूरोपैथी होती है। दरअसल जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं या पूरी बॉडी की मसल्स हैं या जो दरअसल इनको जो बोलते हैं, जो नसें पे असर आता है शुगर का, उसकी वजह से होता है। और नसें जब सिग्नल देना बंद कर देती हैं तो पेन का एहसास नहीं होता। ओह! जब पेन का एहसास नहीं होता तो वो साइलेंट अटैक के रूप में सामने आता है। उसका रीज़न बेसिकली जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर रहती है, उसकी वजह से होता है। इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। कई तरह के बॉडी में सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम में, तो ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, कई पेशेंट इस तरह के भी हैं जो कहते हैं कि हमें शुगर है और शुगर नॉर्मल है, उसके बाद दवाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या कहेंगे? और जैसे मैंने एसिडिटी की बात कही कि युवाओं में ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे इस तरह के? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका आप समय से सही उपचार करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आपने शुगर को इग्नोर किया तो बड़ा डेंजरस है। ये शरीर के दीमक की तरह काम करता है। आपको फील भी नहीं होगा और आपके शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी और फील तब होगा जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे दीमक के केस में होता है, सामने से आपको नहीं नज़र आ रहा, अंदर अंदर लकड़ी वो खोखली करती जाती खोखली है कर दे। और जब पूरा खोखला हो जाता है तब वो गिरती है लकड़ी। तो वैसे ही है शुगर का। तो इसलिए शुगर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और शुगर की बीमारी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छा इलाज है। आप प्रॉपर्ली इलाज करते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लाइफ पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ भी नॉर्मल रहेगी,
आपकी दिनचर्या भी नॉर्मल रहेगी। दूसरी बात करिए आपने एसिडिटी की, विवाह में खास तौर से, तो आजकल जो विवाहों का खान पान है बहुत ज़्यादा बदल गया है। वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा पसंद करते हैं, डोसा समोसा ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये चीज़ें पेट के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इन्हीं की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा उनकी दिनचर्या है, सुबह लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें कम रहती है समस्या, जो नहीं करते उनमें ज़्यादा रहती है। हार्ड वर्क नहीं करते, पूरे दिन सिटिंग रहती है, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस पे असर डालती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, अभी मैं एक रिसर्च थी उसे पढ़ रहा था, तो उसमें खाना खाने के बाद अगर इवनिंग में अगर आप आधे घंटे वॉक करते हैं तो 10 साल आपकी एज, मान लीजिए कि आपका हार्ट जो है वो स्वस्थ रहता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये सही बात है। एक तो ये है, उसके 2 फ़ायदे हैं खाना खाने के बाद टहलने के। एक तो आपका सोने से पहले खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको हार्ट बर्न नहीं होगा। हार्ट बर्न होता है रात में सोते समय एसिडिटी, आह, तो आपको अच्छी नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, टहलना हमेशा ही सेहत के लिए अच्छा होता है, चाहे वो खाना खाने के बाद टहलें, सुबह को टहलें, दोपहर में टहलें, कभी भी टहलें आप। हर एक व्यक्ति को कायदे में डेली 40 मिनट से लेके और 1 घंटे तक टहलना चाहिए। अगर 40 मिनट भी नहीं तो 30 मिनट तो मिनिमम है, 30 मिनट ज़रूर रखना चाहिए। 30 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच का समय टहलने के लिए। उस समय कोई भी हो सकता है, आप रात को खाने के बाद टहल लें, आप दोपहर में टहल लें अगर आप दोपहर में समय, और सुबह टहलें तो और भी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए। और तो किस तरह की जानकारियाँ थी जो डॉक्टर साहब ने हमसे साझा की हैं, आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं। ख़ास तौर से युवाओं के लिए एक मैसेज दिया है कि युवा चाइनीज़ फूड से दूरी बनाकर रखें, लाइफ स्टाइल में सुधार करें, एक्सरसाइज ज़रूरी बताइए कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो तमाम तरह की जानकारियाँ थी जो आपसे साझा की गई हैं। इसी तरह से जो आपकी सेहत से जुड़ी जानकारियाँ हैं वक्त वक्त पर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।